Hello everyone, welcome back to our next lecture on aldehyde ketones and carboxylic acids. आज हम शुरू करेंगे carboxylic acids. Carboxylic acid, as we know, it's acidic in nature, definitely, and it contains carboxylic group. What do you mean by carboxylic group? It contains a carbonyl group and it contains a hydroxy group. Right? और यहीं से इसका नाम बना carboxylic group, carb and oxy. So that is why we call it as carboxylic group. And we as know carboxylic acid जो है this is called as king of this chemistry. यानी it is a main functional group, prime functional group होता है. It's a main functional group and it is always terminal. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है. प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहला प्रेफरेंस इसी को जाता है. राइट नाउ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी दो तरह के होंगे. वन इज एलिफेटिक एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक. करेक्ट. एलिफेटिक मीन्स जिसमें आपके पास अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा और एरोमेटिक मतलब जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग कनेक्टेड होगी या जिसे हम एराइल ग्रुप भी कह देते हैं. दिस इज एराइल एंड दिस इज अल्काइल. ठीक. जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमें ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड is more than somewhere around we can say 18 से लेके 92 तक के, यानी कि जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नंबर अगर आपके पास होते हैं तो these are called as fatty acids. These are also called as natural fats. Are called natural fats. इवन 17, 15 भी आपके उसी में आते हैं. सो दे यू कैन टेक इट एज फ्रॉम आफ्टर 10. 10 से लेके अगर ऊपर के कितने भी हैं दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फैट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने C15H37 भी एक मॉलिक्यूल किया है, COONA, या C17H39 भी हम एक मॉलिक्यूल करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड्स जिनके कि सोप और डिटर्जेंट्स बनते हैं. These natural fats are of two type which is called as esters and glycerols. Right? तो ये दो तरह के आपके पास मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे. इसके अलावा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स रहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स ये क्या क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम इस OH को किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर देते हैं देन इट बिकम्स द डेरिवेटिव. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एसिड एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो मान लीजिए आपके पास दो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? C डबल बॉन्ड O दोनों के मॉलिक्यूल्स ले लिए एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय सिंगल ऑक्सीजन एटम. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्राइड. देन यू हैव एस्टर्स. दे आर ऑल्सो दी एसिड डेरिवेटिव्स. सो कैसे लिखते हैं हम? RC डबल बॉन्ड OR डैश, where this R dash is the smaller carbon number, hydrocarbon number of carbon, and this is the larger. Usually, not always. ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है दैट इज ऑलवेज द अल्काइल ग्रुप, दैट इज नॉट द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन वो होगी जो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगी. इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन भी होगा तो भी यही पेरेंट चेन काउंट होगी. यहाँ CH3 भी लिखा होगा तो भी अल्काइल ग्रुप होगा ये. ठीक है. So this is what ester. और इसका हम नाम कैसे लिखते हैं? अल्काइल एल्केनोएट. वी राइट इट एज अल्काइल एल्केनोएट.
सो O8 इंडिकेट्स एस्टर्स। एनहाइड्राइड का नाम एसिड एनहाइड्राइड के नाम से ही लिखा जाता है, ठीक है। जिस एसिड से भी उसे आप बनाओगे उसी का एनहाइड्राइड उससे बोला जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 3 एसिड क्लोराइड, या एसिड हैलाइड भी कह सकते हो, कोई भी हैलाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव C डबल बॉन्ड O OH, इस OH को यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है वो किसी ना किसी हैलाइड से चेंज हो जाएगा। सो इट विल बिकम RC डबल बॉन्ड OX। दिस इज कॉल्ड एज एसिड हैलाइड, या अगर क्लोराइड लेते हो दिस विच वेयर दिस X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल लुक विद द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, इसीलिए हम लोग इसने एसिड क्लोराइड का नाम पहले पॉपुलर कर दिया है। दूसरा है कि आपके पास अमाइड्स। अमाइड्स में क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड OH, दिस OH हैज बीन रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, so you get RC double bond O NH2. This is called as amide. So these are the various acid derivatives that we have to come across. पॉज करके आप नोट कर लो। अब ये जो एसिड्स है ना, बहुत सबसे पहले या बहुत पॉपुलर या बहुत आसानी से नेचुरल रिसोर्सेज से आइसोलेट किए गए, और इसीलिए इन एसिड्स का नाम उन्हीं नाम से पॉपुलर हो गया। जैसे इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे कॉमन क्या है, यू हैव HCOOH, वी कॉल इट एज फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होते हुए भी IUPAC में बहुत पॉपुलर है। रीज़न बिकॉज ये इसका वो कॉमन नेम है जो बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है, एंड दिस वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एंट्स। और आपको याद है रेड एंट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइका। क्योंकि रेड एंड से डेरिवेटिव है इसीलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सो दे आर एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, आइसोलेटेड फ्रॉम natural resources, so named accordingly. राइट, सिमिलरली देखिए हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। नाउ द एसिटिक एसिड हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम विनेगर, और इसे हम लोग साइंटिफिक या लैटिन नेम में एसिटम बोलते हैं, इसीलिए विनेगर से निकालने के बाद इसे हमने एसिटिक एसिड बोल दिया है। देन यू हैव CH3, CH2, CH2, COOH। नाउ वी नो दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटायरिक एसिड, या ब्यूटेनोइक एसिड है इसका नाम, और इसका कॉमन नेम हम जो कहते हैं वो है बटर। क्यों, क्योंकि लैटिन में इसको ब्यूटायरम कहा जाता है। तो बेसिकली इसका नाम IUPAC से देखें तो क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, लेकिन कॉमन नेम क्या है, ब्यूटायरिक एसिड। वाई ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि लैटिन में इसे ब्यूटायरम कहते हैं, इसीलिए इसका कॉमन नेम बन गया बटर, और ये बटर से एक्सट्रैक्ट किया गया था। सो बटर में कौन सा एसिड है वो हमने आइडेंटिफाई किया। बटर में हमें कौन सा मिला, ब्यूटायरिक एसिड। क्यों कहा इसको ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि बटर का लैटिन नेम क्या है, ब्यूटायरियम, और ब्यूटायरियम से इस कंपाउंड को निकाला गया था, इसलिए उसका नाम ब्यूटायरिक एसिड रख दिया। राइट, और आपको याद होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उसको। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या कहता है इसमें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड ओनली। सो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं, आपको याद होगा प्राइमरी, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सुफिक्स एंड द सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी, prefix, this is the word root that indicates the number of carbon atoms in parent chain. Primary suffix tells us about the saturation, ane, ene and YNE. Secondary suffix tells us about the functional group. Primary suffix क्या बताता है, ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूट के बारे में। ठीक, या ब्रांच के बारे में बताते हैं। सो नाउ प्राइमरी सुफिक्स यहाँ कुछ है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। देन वी विल गो फॉर वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 2, सो वी विल राइट इथ, एंड दिस कार्बन की बीच में जो बॉन्ड है वो कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, सो वी विल राइट एन, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी विल राइट OIC acid. Now two vowels cannot be together, so we will omit E, so you will get ethanoic acid.
So this is how we are going to name the functional group carboxylic acid as OIC acid. अब हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. यहाँ R लगा लेते हैं, राइट. सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. इसका मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें अगर, तो कैसा बनेगा आपके पास? ये स्ट्रक्चर बनेगा. यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, एंड द एंगल बिटवीन ईच विल बी 120 डिग्री. ट्राइगोनल प्लेनर, राइट. एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक. दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक than carbonyl group, this carbon. Reason? Because of resonance. Because of resonance. देखिए, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. ठीक, इसके पास इसके दो लोन पेयर्स हैं. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये वापस बैक बॉन्डिंग करेगा. दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा. ठीक है, सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब ये हाइड्रोजन निकलेगा. सो यू विल गेट बेसिकली C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. करेक्ट. एसिडिक नेचर तभी बनेगी जब ये H पॉजिटिव निकलेगा. सिमिलरली आप देखो, इसका रेजोनेंस अगर बनाएं तो क्या बनाओगे? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R या H तो आपका होगा ही. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो आयन है, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोनिल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. सो ये स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर तो ज्यादा है ही. एट द सेम टाइम देर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. देखो, जबकि हमारे पास जब ये मॉलिक्यूल आता है तो जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा. देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ. इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा. सिंस इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल. इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. सो यहाँ पे देखेंगे तो इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. सो इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो वी कैन से दैट कीटोन और एल्डिहाइड, carbonyl carbon is more electrophilic than carboxylic carbon, right, due to resonance. Next, let us look at the preparation of carboxylic acid. बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन हम कई मेथड से करेंगे. सो सबसे पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल. वाई फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल? बिकॉज 1 डिग्री एल्कोहल एक टर्मिनल ग्रुप बनाएगा विच इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. सो एल्कोहल के साथ जब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे तो हमारे पास बड़े सारे रिएजेंट्स हैं. वन इज KMnO4, देन वी हैव K2Cr2O7 where are the strong oxidizing agent. Then you have chromium oxide in the presence of sulfuric acid, and then we have concentrated HNO3. ये सब के सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड सम ऑफ दीज रिएक्शन विल बी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, लाइक वी हैव MnO2. नाउ दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये सारे के सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या बनाएंगे? दे विल प्रिपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग carboxylic acid. What do you mean by corresponding carboxylic acid? It means no change in number of
carbon atoms. No change in number of carbon atoms. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव RCH2CH2OH, राइट. इसकी रिएक्शन आपने इनमें से किसी से भी कर दी, एनी ऑफ दिस, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? RCH2COOH. यानी पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन एटम हैं उतने ही कार्बन एटम आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेंगे. क्लियर? सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स बाय ऑक्सीडेशन. अब हमने यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी. अब ध्यान से सोचो, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के साथ यूज करेंगे तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? एल्डिहाइड. और अगर एल्डिहाइड के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड. सो इसका मतलब फ्रॉम एल्डिहाइड वी कैन प्रिपेयर एसिड्स. From aldehyde we can prepare acids. Obviously the number of the carbon atom will not change. It is going to prepare the corresponding acid. So mild oxidizing agents में हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला तो हमने बोला MnO2 which is a mild oxidizing agent. दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है हमारे पास? टॉलेंस रिएजेंट. थर्ड रिएजेंट इज फेलिंग्स रिएजेंट. इससे भी आप एसिड बना सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग. नंबर 4 कैन बी योर ओनली HNO3, यानी डाइल्यूट भी यूज किया जा सकता है. ऑल्दो डाइल्यूट विल बी दी लेस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 concentrated is a strong oxidizing agent, right? So these are the mild oxidizing agents जिनकी प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड से एसिड्स बना सकते हैं. MnO2 को कई बार हम लोग KMnO2 भी पढ़ते हैं, ठीक है. बोथ आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. लेकिन अगर हमें कीटोन से बनाना हो तो दिस इज विद एल्डिहाइड. अगर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं और हम वहां से एसिड बनाना चाहते हैं तब आपको एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए ही, कोई भी हो सकता है जो हमने एल्डिहाइड या अल्कोहल के लिए यूज किया, प्लस यू विल हैव टू गिव अ हाई टेम्परेचर. वाई डू वी नीड हाई टेम्परेचर? क्योंकि कीटोन एक टर्मिनल ग्रुप नहीं है. इसका मतलब हमें वहां कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमें एसिड मिलेगा एंड वी विल गेट 2 एसिड्स आउट ऑफ इट. यानी देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स. एंड डेफिनेटली जब आपको मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगा तो कीटोन से जितने भी एसिड बनेंगे उनके नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे. सो दिस इज अ डिसेंट ऑफ रिएक्शन, केमिकल ऑफ अ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ अ चेन. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस टेक वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट. इसकी रिएक्शन हमने की इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेट अस से KMnO4 which is a very strong oxidizing agent and it has to be the hot KMnO4. कोल्ड KMnO4 के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है. सो आपको क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यू विल गेट COOH यानी फॉर्मिक एसिड. एक आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, एक आपको एसिटिक एसिड मिलेगा. सो इन दोनों में आप देख रहे हैं देयर इज अ डिसेंट ऑफ चेन, करेक्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड मेथड, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ एरोमेटिक कंपाउंड. अभी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एंड H2SO4, या आप इसकी रिएक्शन करते हैं लेट अस से विद K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, उसके सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो, या थर्ड मेथड हम ले लेते हैं लेट अस से विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप में हमने किया इसका hydraulic acidified hydrolysis. In this, all the three cases, you will get a corresponding benzoic acid because toluene में एक कार्बन है, वही कार्बन आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. पर ये रिएक्शन एक्चुअली में 2 स्टेप रिएक्शन है. समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, आइदर विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और आप इसकी रिएक्शन करते हो K2Cr2O7 के साथ. दोनों रिएक्शंस में आपको एक कॉमन इंटरमीडिएट मिलता है विच इज कुक, COOH, यानी पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद ही हमें वो
बेंजोइक एसिड मिलता है। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर टोल्यूइन ना होकर हमारे पास कोई और अल्काइल ग्रुप होता है, लेट अस से वी हैव CH2 CH2 CH3, ठीक है। इन दिस केस लुक फॉर दिस कार्बन दैट इज कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बन। जो भी बेंजाइल कार्बन है उसी का आप एसिड बनाओगे, रेस्ट ऑफ द चेन को आप भूल जाएंगे, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू गेट CH3COOH, यानी इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बेंजोइक एसिड, ऑलवेज। बेंजाइल कार्बन की ऑक्सीडेशन से आपको हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा, आपको और कोई एसिड नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज अ प्रेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। चलिए जरा इसी में क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल में है एक मॉलिक्यूल, राइट, और यहां पे आपके पास लगा है NO2 ग्रुप, करेक्ट। अब इसकी आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किया। क्वेश्चन आता है कि कहां पर बेंजोइक एसिड बनेगा या कहां पर आपको एसिड की फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहां देखिए NO2 कैसा मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I -M इफेक्ट देता है, इसका मतलब ये कार्बन की रिंग को कैसा करेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है बेसिकली, ठीक है। सो यहां से अब हम देखें तो बेंजाइल कार्बन मुझे कहाँ मिल रहा है, बेंजाइल कार्बन कहाँ मिलेगा। या तो देखो आप इस NO2 की वजह से देखो यहाँ तो कार्बन जो है, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 2 3 4 उसकी वैलेंसी पूरी है। यू हैव टू लुक फॉर द वन जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन किसके पास है, या तो इस कार्बन के पास मिल रहा है आपको, या तो इस कार्बन के पास मिल रहा है, करेक्ट। इस रिंग के साथ पहला कार्बन कौन है, ये। इस रिंग के साथ पहला कार्बन कौन है, ये, ठीक। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ दोनों जगह आपको बेंजाइल कार्बन मिलता है। सो दीज टू आर दी बेंजाइल कार्बन्स, ठीक। इसका मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे COOH और यहाँ भी COOH बन जाएगा, ठीक। यानी कि NO2 की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से आपके पास 2 बेंजाइल कार्बन्स हैं और इन दोनों के दोनों बेंजाइल कार्बन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, लेट अस टेक इंस्टेड ऑफ NO2 हमारे पास क्या है, NH2 ग्रुप है। अब ये NH2 ग्रुप कैसा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोइंग टू डोनेट इन द रिंग, सो इट हैज गॉट +I या +M इफेक्ट होगा, राइट। +I और +M इफेक्ट होने का मतलब है अब ये वाला जो कार्बन है, these two carbons they are going to get oxidized। रीजन, ये जो कार्बन नाइट्रोजन होगा, दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट दिस रिंग, अमोनिया इज गोइंग टू एक्टिवेट द रिंग, ठीक है। तो जब इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन सा रिंग टूटने वाला है, फिर आपके पास ये रिंग बकायदा बनी रहेगी, यहाँ पर दोनों इन कार्बन्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा, बेंजाइल ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि लुक एट इट, ये भी रिंग बनी COOH और COOH, यानी हमारे पास बेसिकली ये दोनों कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। should be this one, these two get oxidized। तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, यानी आपको एसिड्स मिलेंगे लेकिन 2 पोजीशंस पे मिलेंगे आपको। अमोनिया वाला ग्रुप नहीं रहेगा, अमोनिया विल बी लिबरेटेड एज NH2 विल बी लिबरेटेड एज NH3 गैस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपरेशन फ्रॉम साइनाइड, जो कि एक और आपके पास टर्मिनल ग्रुप है। दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनल ग्रुप। तो ये भी आपको क्या देगा, एसिड देगा। कैसे, दिस साइनाइड when is going to get hydrolyzed in the presence of water, क्या बनाएगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड ONH2। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी हमने एसिडिक मीडियम में, दिस विल गिव यू एन एसिड प्लस अमोनिया गैस विल बी
लिबरेटेड। इस रिएक्शन को समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका रखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, वाटर आएगा, वाटर का OH यहाँ आया, H यहाँ चला गया, राइट। और पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल का सिर्फ O यहाँ आया और H2 यहाँ चला गया। सो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, यू विल गेट अमोनिया हियर एंड एसिड हियर, करेक्ट। पहले हाइड्रोजन ग्रुप का सिर्फ ऑक्सीजन आया और H2 नाइट्रोजन के पास चला गया, एंड सेकेंड वाले पानी का ग्रुप जब आएगा तो इसका OH इधर आएगा और H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, राइट। अब देखो सिमिलरली अगर हम एराइल हैलाइड भी देखें, सॉरी एराइल साइनाइड, इसकी रिएक्शन भी जब हमने वाटर के साथ की इन द एसिडिक मीडियम, हमें पहले क्या मिला, बेंजामाइड, और फिर जब हमने इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया इन एसिडिक मीडियम, वी गेट बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड, राइट। बेसिकली हमारे दिमाग में आता है कि ये डिफरेंस कैसे हुआ। बच्चों ये डिफरेंस इतने सिंपल नहीं होता, मैं सिंपल सी आपको एक लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जब साइनाइड को हमने लगाया, ठीक है, तो पानी का मॉलिक्यूल आएगा, पानी का मॉलिक्यूल हमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देगा। सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा OH पॉजिटिव H पॉजिटिव देगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो भी ऐसे ही स्प्लिट करेगा, करेक्ट। यानी कार्बन के पास एक बॉन्ड थी और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ थी, तीनों बॉन्ड टूटेंगी और तीनों तरफ OH लग जाएगा। नाउ वी नो दैट दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वाटर लिबरेट हो जाएगा, लुक एट इट, यहाँ से वाटर लिबरेट हो जाएगा एंड वी विल गेट RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3, राइट। आई होप दिस एक्सप्लेन्स द प्रोसेस हाउ इट इज हैपनिंग। बट टू रिमेंबर कि कैसे बनने वाला है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पहले इधर आया, 2 हाइड्रोजन उधर चले गए, उसके बाद OH इधर और H इधर, यानी अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाउ सो एवर यू कैन रिमेंबर, बेस्ट मेथड इज दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पॉसिबल मैकेनिज्म, राइट। आप पॉज करके नोट कर लें। Similarly, we have from acyl halides like RC double bond O Cl, इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो we get RC double bond OOH plus HCl। बेसिक मीडियम में रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है, दिस इज द फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में होगा प्रोसेस सेम ही, लेकिन रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस की तो वी गेट RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl विल बी लिबरेटेड, राइट। एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो, सब में एक जैसा प्रोसेस है, लाइक लुक एट इट। हम आपको एक सिंपल सा मेथड समझाते हैं। वी हैव RC डबल बॉन्ड O, यहाँ Z लिख लेते हैं। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OC डबल बॉन्ड O R डैश यानी एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, और आपके पास अमाइन भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, या H2 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, राइट। इन सब केसेस में क्या बनेगा, जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, दिस विल गेन OH नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू गेन H पॉजिटिव, राइट। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, सो यू विल गेट रिस्पेक्टिव थिंग्स। अब आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए इसके साथ ये रिएक्शन होती है तो यू विल गेट HCl एज अ बाई प्रोडक्ट विद एन एसिड। अगर ये इसके साथ होती है तो यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड OOH। इफ यू गेट विद एस्टर तो यू गेट एन एल्कोहल, इफ यू गेट विद दिस तो यू गेट RNH। अब ये अगर दोनों हाइड्रोजन हो तो अमोनिया गैस निकलेगी, अदरवाइज यू विल गेट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स की आप हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल गेट द एसिड। चलिए देखें एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड से देखते हैं। चलिए फ्रॉम एनहाइड्राइड यू हैव C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्राइड, राइट। इसकी आपने जब हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमें क्या मिलेगा, देखो किसी भी मॉलिक्यूल को ले लो, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा, तो आपके पास क्या बनेगा,
C6H5 जब बॉन्ड टूटेगी तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो OH will give come on this compound C double bond OH and you will get H on this hydrogen. So C6H5 C double bond OOH, right? So you get two molecules of acids. ये तो एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड था. व्हाट इफ अगर अनसिमेट्रिकल हो तो, या एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड. चलिए बेंजीन की जगह यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा लेते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं हम. तो यू विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3 C double bond OOH. Again you will get two acids. Mixture of acids will be formed. आइए जब एनहाइड्राइड देखा है तो एक एस्टर से भी देख लेते हैं. From esters, so you have let us say C6H5 C double bond OO CH3 ले लेते हैं. चलिए ठीक है, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया. तो what you will see, this will being इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पहले लेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा. सो बॉन्ड कहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से. सो यू विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3 OH. तो एस्टर है, तो एस्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक एसिड और एक अल्कोहल. एनहाइड्राइड में हमें दोनों एसिड्स मिले थे. यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, और अगर एस्टर होगा तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, राइट. सिमिलरली चलिए एक रिएक्शन और करते हैं. इन दी ये तो एसिडिक मीडियम हुआ. चलिए हम बेस के साथ भी देख लेते हैं. बेस के साथ मिलेगा क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, प्लस यू विल गेट C2, यू गेट CH3OH. मिलेगा आपको फिर वही. लेकिन यहाँ पर जब आप NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपको Na मिलेगा, क्योंकि ये Na पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा और CH3 के साथ OH चला जाएगा. इसकी आपको सेकेंड स्टेप में फिर से हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी. तो OH विल गो विद NaOH बैक एंड यूल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड OOH प्लस NaOH विल बी रिट्रीव्ड. Right? So this is what is the reaction with esters. I hope you understand. They are the simple reactions and we have already done these reactions in alcohol as well. Now the last method for preparation of acid is from Grignard reagent. One of the very important reactions. Why it is important? It is important because of ascent of chain. आप जैसा चाहो वैसा कंपाउंड बना सकते हैं. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम क्या करते हैं, MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया. दिस R कैन बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. वट एवर प्रोडक्ट वी वॉन्ट अकॉर्डिंगली हम R ले सकते हैं. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यू विल गेट R के साथ ये C डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक. एंड वाटर के साथ जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सेकेंड स्टेप इज दी हाइड्रोलिसिस. जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H हमें यहाँ मिल जाएगा, प्लस यू विल गेट Mg X एंड OH, राइट. चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं दैट वी कॉल इट एज ड्राई आइस. इसमें क्या है, देखिए जब आपने इसके साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास देखिए रिएक्शन R जो है वो कहाँ कनेक्ट होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा. नाउ R इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू दिस क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड Mg विल गेट कनेक्टेड टू दिस क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे एंड ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे. तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, चलिए हम इंटरमीडिएट को क्लियरली बना लेते हैं. C डबल बॉन्ड O, यहाँ R आ गया, दिस इज O Mg and X. Now we know that by electronegative difference this is positive and this is negative. हाइड्रोलिसिस करेंगे पानी के साथ, H पॉजिटिव यहाँ होगा और OH नेगेटिव इसके पास आएगा. सो you'll get RC डबल बॉन्ड OH, ये आ गया, Mg OH and X will come together. So this is how you are going to get this reaction with the Grignard reagent. Although ये हमने पहले भी चैप्टर नंबर 10 में किया है, but yes we can repeat that. That's okay. I hope it is clear to you all. Let's talk about the physical properties of carboxylic acid. बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के जब कार्बन नंबर 1 से लेके 9 तक होते हैं, दे आर कॉल्ड एज
less heavy carboxylic acid, and they are colorless, liquid with very unpleasant odor. At room temperature. रूम टेम्परेचर पे भी उसका जो स्मेल है दैट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट. लेकिन जब भी आपके पास कार्बन मोर देन 10 हो जाए, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एंड दीज हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर वैक्सी सॉलिड्स. सोप इसीलिए बनते हैं इनसे. दे आर ऑर्डरलेस ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी. अब कोई भी चीज ऑर्डर कब देती है? जब उसके पार्टिकल्स इजी टू एस्केप होते हैं. अगर पार्टिकल्स इजी टू एस्केप ना हो तो देन दे विल बिकम लेस वॉलेटाइल, एंड इसी वजह से हमें हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्मेल नहीं मिलती. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनका, दैट इज दी वाटर सॉल्युबिलिटी. कोई भी चीज पानी में कब घुलती है? जब उसमें इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है ना. हम वैसे भी पढ़ा है हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम देखते हैं कि जिस भी क्रिस्टल को हमें पानी में घोलना होता है, वी सी दैट अगर हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा हो तो वो पानी में घुल जाता है. लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें, अदरवाइज वी सी कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं टिल 4 कार्बन, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक, जैसे जैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, यानी मोर देन C5 हो जाए अगर इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. बिकॉज हमें मालूम है कि हाइड्रोकार्बन को हम लाइन डायग्राम से जब दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं. दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द हेड पार्ट ऑफ दैट एसिड. यानी कि दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक. अब जैसे जैसे कार्बन के नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो हाइड्रोफोबिक चेन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. जब हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन, solubility decreases. राइट. और हमें पता है ये कार्बन चेन जितनी ज़्यादा होगी उतना बल्की ग्रुप होगा, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट हो जाती है. एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. पॉइंट टू रिमेंबर, बेंजोइक एसिड इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. गर्म पानी में घुल जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाएगा, लेकिन बेंजोइक एसिड पानी में नहीं घुलता ठंडे पानी में. उसका रीज़न है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज मोर स्टेबल. ठीक है, सो इसीलिए वो पानी में घुलता नहीं ड्यू टू रेजोनेंस. वो अपने आप में स्टेबल है. जब वो स्टेबल है इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स विद वाटर. राइट. However, it is soluble in ether, alcohol, chloroform. Reason? Similar dissolves similar. These molecules are similar to benzoic acid in their resonance, in their electronegativity difference, in terms of their structures. So that is why they do not. Polarity में सिमिलैरिटी आ जाती है. इसी वजह से बेंजोइक एसिड ईथर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज बेंजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. राइट. आप इसको पॉज करके नोट कर लें. थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इनका, बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास and it is also directly proportional to number of hydrogen bonds.
ठीक, अब देखिए जरा मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। रीजन, इवन एल्डिहाइड, इवन कीटोन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सबसे इसका ज़्यादा है। कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है C++OOH, राइट। कीटोन्स का, एल्डिहाइड अल्कोहल का क्या होता है RCOH, CH2OH, एल्डिहाइड RC++OH एंड कीटोन्स RC++OR। जरा सोच के देखिए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। इंडीड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन इट हैज़ गॉट, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स is maximum as compared to others, ठीक है। प्रोवाइडेड किसमें, ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। अगर ये सारे कंपाउंड सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के हों तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें एसिड्स का मिलता है बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रहे वी आर टॉकिंग अबाउट सेम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास चेक किया जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, बिकॉज जब भी हम मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं तो इसका मतलब वैंडर वॉल फोर्सेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिकॉज मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया उतने ज्यादा एटम्स होंगे हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडर वॉल फोर्सेस। मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर इज द वैंडर वॉल फोर्सेस। और जितनी फोर्सेस को हमें तोड़ना पड़ेगा, जितनी बॉन्ड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा, राइट। सो मॉलिक्यूलर मास पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सो दैट इज वाई अगर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस के आ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास विल ओवरवे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके exists as a dimer even in vapor phase, इसलिए कई एक्सपेरिमेंट्स में भी हमने देखा है जब हम एस्टिमेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो डबल द अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल आता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसका मास है लेट अस से 60 ग्राम, राइट। तो जब हमने उसको एस्टिमेट किया तो हमें उसका मास मिला 120 ग्राम, विच सेज दैट दीज मॉलिक्यूल्स कुड नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ डायमर, और इसीलिए उसका मास हमें ज्यादा मिला। देखिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो देखो यहां पर एक बॉन्ड बन गई, ये दोनों बॉन्ड बन गई। एक्चुअली इसका मास लेट अस से इसका मास क्या है, x अमाउंट है, लेकिन जब हमने एस्टिमेशन की तो हमें 2x ही मिलता है हर बार, विच इंडिकेट्स दैट इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्सट्रैक्टेड एसिड which is definitely more than the estimated. Originally से ज्यादा है, so it says that it belongs to a dimer formation. Clear? Next हम देखते हैं इनका melting point. बच्चों अगर हम देखें 1 to 10 कार्बन नंबर्स हैं अगर, ठीक है, तो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे हमें दो तरह के पैटर्न मिलते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। अगर आपको लाइन डायग्राम याद है तो हम कैसे लिखते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और यहाँ अल्काइल ग्रुप रहेगा आपके पास। अगर ऑड नंबर होगा तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ये मिथाइल ग्रुप हुआ। तो जरा सोचिए किसकी पैकिंग ज्यादा आसान होगी, इवन नंबर की पैकिंग इज बेटर देन
पैकिंग ऑफ ऑड नंबर, लेस इफेक्टिव और लेस एफिशिएंट। ठीक, जब पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो क्रिस्टल्स अच्छे नहीं बनेंगे, राइट। फिटिंग नहीं अच्छी तो इसका मतलब आपके पास अच्छा लैटिस नहीं बनेगा। सो पैकिंग एफिशिएंसी is directly proportional to lattice structure, right? So जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना कम ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम यहाँ याद कर सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो अगर आपको याद हो, कुछ आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है दैट लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर जिसमें भी होगा दे आर ऑर्डरली अरेंज, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट। हाउएवर अगर ऐसा ना हो तो नॉर्मली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट। सो वी कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है यूजुअली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ बेटर अरेंजमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोर मॉलिकुलर मास। अगर मॉलिकुलर मास सिमिलर है तो आप अरेंजमेंट देखोगे, और अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड of similar molecular mass due to better packing, right? So this is the physical properties of carboxylic acid. आज के लिए बच्चों यहाँ रुकेंगे and we will do the chemical properties in our next lecture. So till then, take care and enjoy yourself.